गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मोल कॉन्सेप्ट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। उसकी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स करी थी, कॉन्सेप्ट समझा था। अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टीचोमेट्री। स्टीचोमेट्री स्टीचोमेट्री में आपको बैलेंस्ड इक्वेशन पर प्रॉब्लम्स करनी है। कैसे प्रॉब्लम करनी है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है, स्टीचोमेट्री में हमें बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए और बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं भी पता है तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो भी मेथड एक आज हम सीखेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सही कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और प्रॉब्लम को किस तरीके से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो सारी बातें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मच KCl and oxygen is obtained after the decomposition of 10 gram KClO3. This is the question. How much KCl and oxygen is obtained after the decomposition of 10 gram KClO3? 10 ग्राम KClO3, K का एटॉमिक मास 39, Cl 35.5 and oxygen is 16. अब देखिए, इसकी हमें बैलेंस्ड इक्वेशन पता होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन है 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 oxygen, राइट। अब इसके जरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। 2 इंटू इसको जब पूरा आप करेंगे तो 122.5 इज इक्वल टू 245 ग्राम। 2 इंटू 74.5 149 ग्राम एंड 3 इंटू 32 ऑक्सीजन का 32 होता है 96 ग्राम ऑक्सीजन। और यूनिटरी मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? अब आप देखिए, हमारे पास 10 ग्राम है KClO3, 10 ग्राम है 245 ग्राम KClO3 gives 149 ग्राम KCl, 149 ग्राम KCl, so 10 ग्राम KClO3 gives how much gram? 149 upon 245 into 10 ग्राम KCl। सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व कर सकते हैं इसे। इसी तरीके से जरा इसको आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि अभी मैं एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें बिना बैलेंसिंग के सॉल्व करेंगे, एक लाइन में सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको नोट करते जाइएगा। अगला वाला देखिए, 245 ग्राम KClO3 gives 96 ग्राम ऑक्सीजन, hence 10 gram KClO3 gives 96 upon 245 into 10 gram ऑक्सीजन, 10 ग्राम ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, KCl भी निकाल सकते हैं और
ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, KCl एंड ऑक्सीजन दोनों इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक मेथड और बताने जा रहा हूं जिसमें हमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ा आसान सा था जिसे हमने बैलेंस कर लिया। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, या मल्टी स्टेप की रिएक्शन है, मल्टी स्टेप की रिएक्शन है और आपको उसे सॉल्व करना होता है। तो बहुत सारी इक्वेशन लिखने की बजाय वो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है। तो एक हम नया मेथड सीखने जा रहे हैं स्टीचोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और उस मेथड का नाम है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। अब देखिए इसमें क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ध्यान से समझिएगा, पुराना वाला ये नोट कर लीजिएगा, ये जो हमने सॉल्व करा था इसको आप नोट कर लीजिए पहले, जिससे कि आपको समझ में आए क्या आंसर वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर देखिए KClO3 है, कैसे अप्लाई करते हैं। मैं यहां बैलेंसिंग के कॉफिशिएंट हटा रहा हूं, KCl प्लस ऑक्सीजन, और ये मुझे 10 ग्राम दे रखा है। मान लीजिए ये x ग्राम है और ये मान लीजिए y ग्राम है। x और y की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए क्या है, KClO3 से KCl को देखिए, कोई एटम यहां पर कंजर्व है। क्या मतलब है कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन का मतलब है कि सारा का सारा उसमें ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जैसे पोटेशियम एटम कहीं और नजर नहीं आ रहा है, सारा KCl में है। क्लोरीन एटम और कहीं नजर नहीं आ रहा, सारा KCl में। वो बैलेंस है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। यहां तो लग रहा है कि एक एक ही है, लेकिन वो बैलेंस है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, केवल वो सारा का सारा वहां पर ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहां पर हम POAC किसी भी एटम के लिए लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगा दी यहां पर POAC फॉर Cl एटम। Cl एटम के लिए मैंने POAC लगा दी। अब Cl एटम के लिए POAC लगाई, कैसे लगाई जाएगी जरा इसको समझिए। KClO3 में Cl एटम को नंबर देखिए कितना है, 1 है, 1 है। आप यहां पर लिख लीजिए 1। किससे मल्टीप्लाई करना है? मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, KClO3 के मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, KCl में देखिए कितने क्लोरीन है, यहां भी एक है, तो 1 लिख लीजिए, 1 इंटू मोल ऑफ KCl, राइट। अब मोल को रिप्रेजेंट करने के मैंने पहले लेक्चर में आपको 3 तरीके बता रखे हैं, कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा तरीका यूज करिए। नंबर निकालने हैं, नंबर का तरीका यूज कर लीजिए। वेट निकालना है, वेट का तरीका यूज कर लीजिए। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का तरीका यूज कर लीजिए। एक तरफ वेट एक तरफ वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल्स में यूनिट नहीं आएगी, ऊपर नीचे की यूनिट क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। मोल बिना यूनिट के आएगा, केवल उसका मोल होगा, उसमें ऊपर नीचे ना ग्राम होगा, ना नंबर होगा, ना वॉल्यूम का लीटर होगा। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ मुझे ग्राम चाहिए, दोनों तरफ मुझे ग्राम चाहिए। तो मेरे लिए ग्राम में रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, 1 इंटू 10 अपॉन 122.5, 1 इंटू एक्स अपॉन 74.5, और x को कैलकुलेट करिए। x को कैलकुलेट करेंगे तो ये 74.5 इधर चला जाएगा, 74.5
अपॉन 122.5 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10। तो ये आपका इतने ग्राम KCl आ गया, इतने ग्राम KCl आ गया। अब जरा इसको चेक करिए, इधर से चेक करिए, 149 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 74.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और 245 कितना आ जाएगा? 122.5 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। सेम चीज है या नहीं है? सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यहां क्या एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। मैंने यहां पर कोई कॉफिशिएंट नहीं लगाया, कोई कॉफिशिएंट नहीं लगाया, कोई बैलेंसिंग का साइन नहीं लगाया, और बिना बैलेंसिंग के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब देखिए KClO3 से ऑक्सीजन को देखिए, KClO3 से ऑक्सीजन को देखिए, यहां पर ऑक्सीजन एटम कंजर्व है, पूरा वो एटम यहां पर कंजर्व है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन और कहीं तो जा ही नहीं रही, O2 में जा रही है। बैलेंसिंग है या नहीं है डजंट मैटर, बैलेंसिंग मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है देखने की, यहां पर 3 है वहां 2 है, कुछ मतलब नहीं है उसका। अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे क्या, POAC फॉर O एटम। कितने ऑक्सीजन है? 3। अब मैं इसको डायरेक्ट रख दूं, 3 इंटू 10 अपॉन 122.5 इज इक्वल टू, ये मैंने मोल रख दिए, 2 इंटू वाई अपॉन 32, और इसका y जब कैलकुलेट करोगे तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 32 इंटू 3 96 एंड 2 इंटू 96 अपॉन 245 इंटू 10 ग्राम ऑक्सीजन। आप जरा इसको चेक करिए, इससे 96 अपॉन 245 इंटू 10 ग्राम आ गया, नहीं आ गया? सेम चीज आ गई बेटा, सेम चीज, कोई अंतर नहीं है। मुझे क्या लगा, एक लाइन लगी, एक लाइन लगी, है ना? तो ये पूरा का पूरा आपका इस तरीके से, इतने आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, इतने आसान हो जाते हैं, यहां पर कोई बैलेंसिंग आपको नहीं करनी है। एक मैंने ये एग्जाम्पल लिया और एक एग्जाम्पल ये लिया इससे, जिसमें एक ही जगह जाके कंजर्व हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल जहां पर सेम एटम 2 जगह जाके कंजर्व हो रहा हो, 3 जगह जाके कंजर्व हो रहा हो, वहां पर POAC कैसे अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब उससे आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है CO प्लस CO2 प्लस वाटर, राइट। मान लीजिए ये 10 ग्राम दे रखा है, और ये X ग्राम है, ये Y ग्राम है, ये Z ग्राम है, राइट। अब आप देखिए इसको, मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिएगा, XYZ की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहां पर मैं एक एक एटम के लिए POAC लगाता हूं, जैसे मैंने लगा दी POAC फॉर C एटम। ऑक्जेलिक एसिड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 लिख लीजिए यहां पर। और किससे मल्टीप्लाई करना है? डायरेक्ट कर रहा हूं, मोल से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 अपॉन 90 हो जाएगा। 90 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इज इक्वल टू लिख देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन है इंटू मोल्स ऑफ CO x अपॉन 28। सबको प्लस करते चलेंगे क्योंकि कार्बन 2 जगह जाके कंजर्व हो रहा है, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 इंटू वाई अपॉन 44। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। ये कार्बन के लिए मैंने POAC लगा दी, कार्बन के लिए POAC लगा दी। ऑक्सीजन 3 जगह जाके कंजर्व हो रहा है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन 3 जगह जाके कंजर्व हो रहा है, वो भी सही है।
यहां पर मैंने लगा दी POAC फॉर O एटम। O एटम यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है ऑक्जेलिक एसिड में। 4 इंटू मोल्स 10/90, 1 इंटू x/28 प्लस करते चलेंगे सबको, 2 इंटू y/44 प्लस 1 इंटू z/18। दिस इज इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। और लास्टली हम हाइड्रोजन के लिए POAC लगा देते हैं, जो ऑक्जेलिक एसिड से वाटर बन रहा है। तो यहां पर POAC फॉर H एटम कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 इंटू 10/90, 2 इंटू z/18, इक्वेशन 3। अब आपके लिए सॉल्व करना कितना आसान हो गया। लास्ट से हमने z निकाल लिया, z को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, तो x/28 आर कैंसल आउट, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, y को पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, x निकल जाएगा। तो XYZ इस तरीके से आपका सारा सॉल्व हो जाता है। तो ये वो तरीका था जहां पर एक से ज्यादा जगह जाके एटम कंजर्व हो रहे हैं, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। ये मैंने एप्लीकेशन बताया 2 एग्जाम्पल देके कि किस तरीके से आपको POAC अप्लाई करनी है। POAC से प्रॉब्लम अभी आप देखेंगे इतनी आसान हो जाएंगी कि एक एक लाइन में आपके आंसर आएंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाए, एक एक लाइन में आंसर आएंगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात क्लियर हो गई, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट भी करते चलिएगा, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, तभी इसका फायदा होने जा रहा है। अभी इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और टीचर्स भी आपको नीट से रिलेटेड सब्जेक्ट को टीच करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ मिलने जा रही हैं। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी और सर आपको और अच्छी अच्छी चीजें लेके यहाँ पर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदा होने जा रहा है बेटा, बहुत फायदा होने जा रहा है। आपको नई नई चीजें यहाँ मिलने जा रही है जो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको बहुत फायदा करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लिखना शुरू कर दीजिए। 1 ग्राम अमोनियम सल्फेट। मैं एक वो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं जो मल्टी स्टेप की रिएक्शंस हैं और उसमें किस तरीके से POAC लगाकर फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होता है। 1 ग्राम अमोनियम सल्फेट इज रिएक्टेड विथ NaOH, then ammonia gas is evolved. Ammonia gas decomposed to give नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मैं बोलता भी जा रहा हूं, अगर कुछ हो सकता है कि इधर कटा हो तो वो नोट कर लीजिएगा। नाउ नाइट्रोजन nitrogen is reacted with calcium to form Ca3N2. Find out
the mass of Ca3N2 formed ये आपको कैलकुलेट करना है। 1 ग्राम अमोनियम सल्फेट है जो NaOH से रिएक्ट करा, अमोनिया गैस बनती है। रिएक्शन भी आपको पता होंगी, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2 NaOH गिव Na2SO4 प्लस 2 NH3 प्लस 2 वाटर। जिसकी नीड नहीं है मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दी। अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन वो आपने पढ़ रखा है, 2NH3 गिव N2 प्लस 3H2 और फिर नाइट्रोजन कैल्शियम से रिएक्ट करता है 3Ca प्लस N2 गिव Ca3N2। अब मुझे कैल्शियम नाइट्राइट का मास निकालना है। अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास 132 होता है, तुम्हारी नॉलेज के लिए जोड़ लेना। और कैल्शियम नाइट्राइट का मास, कैल्शियम का 40 होता है, नाइट्रोजन 28 होता है, 148 होता है, 148 होता है। अब देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर मैं कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा, वो मैंने तुम्हारे नॉलेज के लिए तुम्हें बता दिया, लेकिन जरूरत नहीं है। अमोनियम सल्फेट NaOH से रिएक्ट करेगा, अमोनिया गैस बनाएगा। अमोनिया गैस से नाइट्रोजन बन रही है और नाइट्रोजन कैल्शियम से रिएक्ट कर रहा है तो Ca3N2 बना रहा है। ये 1 ग्राम है और ये x ग्राम है, मान लेते हैं ये x ग्राम है। आप जरा इसको ध्यान से देखिए, अमोनियम सल्फेट से अमोनिया बनी, कोई एटम कंजर्व नजर आ रहा है? जो एटम सारा का सारा इसमें गया होगा। Na2SO4 बना तो SO4 का तो कोई एटम गया नहीं इसमें, और हाइड्रोजन और जगह भी जा रहा है, पानी के साथ भी जा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन सारी अमोनिया में आ गई नहीं, अमोनिया में आ गई, सारी नाइट्रोजन ट्रांसफर हो गई। अमोनियम सल्फेट से अमोनिया में नाइट्रोजन और किसी प्रोडक्ट में नहीं गई है, बाकी और चीजें और प्रोडक्ट में भी गई हैं, लेकिन अमोनिया में केवल नाइट्रोजन आई है जो पूरी की पूरी इसमें ट्रांसफर होकर आई है, हाइड्रोजन और जगह भी गया। फिर अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यानी N2 में फिर नाइट्रोजन आ गई, और ये नाइट्रोजन कैल्शियम नाइट्राइड में पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई। यानी हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे उठाइए अमोनियम सल्फेट से कैल्शियम नाइट्राइड, कोई रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो उससे भी काम हो जाएगा हमारा। सीधे उठाइए अमोनियम सल्फेट से कैल्शियम नाइट्राइड को, नाइट्रोजन एटम कंजर्व है, लगा दीजिए POAC फॉर एन एटम, लगा दीजिए POAC। और यहां पर देखिए दो नाइट्रोजन है, 2 इंटू 1/132 हो जाएगा, इजिकल टू 2 इंटू x/148 हो जाएगा। अप्रोक्स आंसर की बात कर रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x क्या 1 से थोड़ा सा ज्यादा नहीं आ जाएगा, 132, तो अप्रोक्स ये 1.12 ग्राम अप्रोक्स आ जाता है। x इजिकल टू 1.12 ग्राम, सॉल्व हो गया बेटा। इसमें क्या लगा मुझे, एक लाइन लगी, एक लाइन, 3 स्टेप की रिएक्शन थी, लेकिन मेरा आंसर एक लाइन, मुश्किल से 30 सेकेंड या 20 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में कुछ भी लग रहा हो, क्वेश्चन देखने में कुछ भी लग रहा हो। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए इसे और समझते जाइए। अभी मैं यहां पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है ना जो तुम्हें लगता है अरे ये कैसे होगा, इसमें तो बहुत कैलकुलेशन है, एक लाइन में कैलकुलेशन, एक लाइन में कैलकुलेशन। आगे बढ़ रहे हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मच CO2 gas is formed after the complete combustion of
1 ग्राम प्रोपेन C3H8, 1 ग्राम प्रोपेन के कंप्लीट कंबशन से कितनी CO2 बनेगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कंबशन आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, बनने वाले प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर होते हैं। तो आप देखिए, मैं यहां कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं। C3H8 से CO2 गैस फॉर्म हो गई, C3H8 से CO2 गैस फॉर्म हो गई, और इसमें आप देखिए कि यहां पर कोई एटम कंजर्व नजर आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो। x ग्राम CO2 मान लेते हैं, कोई एटम कंजर्व नजर आ रहा है? हाइड्रोजन क्या कंजर्व है? नो, क्योंकि पानी बन रखा है। वाटर फॉर्म हुआ है तो हाइड्रोजन तो इसमें CO2 में नजर ही नहीं आ रही। लेकिन कार्बन तो कंजर्व है। जो इसका दूसरा प्रोडक्ट है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा। जो वाटर है, वाटर में कार्बन तो नहीं है, कार्बन तो है ही नहीं, कार्बन तो सारी की सारी CO2 में आ गई। जैसी आपको ये बात समझ में आई, सीधे उठाकर POAC फॉर C एटम लगा दीजिए। तो यहां पर मैंने लगा दी POAC फॉर C एटम। यहां पर कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास? C3H8 का 44 है, CO2 का भी 44 है। इत्तेफाक से दोनों के मॉलिक्यूलर मासेज आर सेम। सो 3 इंटू 1 अपॉन 44 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स अपॉन 44। आप देखिए ये 44 आर कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 3 ग्राम। दिस इज द आंसर। केवल एक लाइन का आंसर है, कोई मैंने यहां पर इक्वेशन नहीं लिखी, किसी इक्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और POAC का आप मजा लीजिए। ए मिक्सचर ऑफ MgCO3 and CaCO3 is heated for a long time. फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब कि कोई भी कार्बोनेट हीट करने पर CO2 गैस इवॉल्व करता है। लॉन्ग टाइम का मतलब पूरी CO2 निकल जाए, पूरा डिकम्पोज हो जाए, नथिंग इज लेफ्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और होल इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। सारे मेटेलिक कार्बोनेट CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बोनेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 4 कार्बोनेट ध्यान रखने हैं। कार्बोनेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम डू नॉट इवॉल्व CO2 गैस आफ्टर द डिकम्पोजिशन, और इनका डिकम्पोजिशन ही नहीं होता है। ये कार्बोनेट रेड हीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही 4 कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट नहीं। लिथियम कार्बोनेट CO2 गैस इवॉल्व करेगा। is heated for a long time, then the weight of substance decreases 50%। इसका वेट 50% डिक्रीज कर गया। और वेट क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ गैस। और यहां पर कौन सी गैस है? CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। CO2 गैस निकलने की वजह से इसका वेट डिक्रीज कर गया, डिक्रीजेज 50%। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन
फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं मॉलिक्यूलर मासेज बता देता हूं। मैग्नीशियम 24, नोट कर लीजिएगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कैल्शियम 40। तो MgCO3 का 84 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। जब भी आपका परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन आए, लेट द वेट ऑफ द मिक्सचर इज 100 ग्राम। एक को x मान लीजिए, दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। तो अब इसको जरा लिख लेते हैं। MgCO3 लिखा मैंने प्लस CaCO3 लिखा। मैं पूरी बैलेंसिंग दो इक्वेशन नहीं बना रहा हूं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसका यूज बता रहा हूं, कैसे POAC यूज करके क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। Magnesium carbonate and calcium carbonate, let the weight of the mixture is 100 gram. Calcium carbonate is x gram. So magnesium carbonate is 100 minus x gram. x ग्राम मैंने कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी x निकल के आएगा वो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगी, क्योंकि हमने 100 ग्राम में उसे कंसीडर करा हुआ है। 100 ग्राम में कंसीडर करा हुआ है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 50% इसका वेट डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड 50 ग्राम रह गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा 100 खत्म हुआ, तो प्रोडक्ट का मास भी 100 ग्राम होगा। और 50 ग्राम आपका क्या हो गया, CO2 गैस हो गई। 50 ग्राम क्या हो गई, CO2 गैस हो गई। अब जरा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। और आप ध्यान से जब आप देखेंगे इसे, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 पे आप निगाह रखिए और बताइए। मेरे बताने से पहले आपको बता देना है कि इसमें कौन सा एटम कंजर्व है। कोई एटम आपको दिखाई दिया तो CO2 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो कंजर्व नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में भी गई, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 में कार्बन एटम कंजर्व है, C एटम कंजर्व है। ध्यान से देखिए, C एटम कंजर्व है। क्वेश्चन सॉल्व। एक लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व होने जा रहा है। आपको बस ये समझ में आ गया कि ये एटम आपका कंजर्व है, ये एटम कंजर्व है। तो यहां हम लगा देते हैं POAC फॉर कौन सा एटम, C एटम। MgCO3 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है। तो ये कर देंगे 1 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 84। प्लस करना है, एक साइड में सारे प्लस करने, जिन जिन एटम में जो जो एटम भी कंजर्व हो रहा है और उसमें प्रेजेंट अगर है तो सबको प्लस करते चलना है। कैल्शियम कार्बोनेट 1 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू CO2 में एक कार्बन 1 इंटू 50 अपॉन मॉलिकुलर मास H 44। खत्म बात बेटा, एक्स निकालना है, एक ही अननोन क्वांटिटी है, ये नहीं कि दो तीन इक्वेशन बनानी है आपको। खत्म ये एक लाइन में। और एक्स की वैल्यू मान लीजिए यहां पर आ गई 28.5। इट मींस परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, percentage of calcium carbonate is 28.5% and percentage of मैग्नीशियम कार्बोनेट 100 में से माइनस कर दीजिए 71.5%। 71.5%। तो ये आपका आंसर एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता, वैसे सॉल्व हो जाता। आप दो इक्वेशन बनाइए, एक को x और एक को दूसरा 100 माइनस एक्स, दोनों से MgO निकालिए, CO निकालिए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर दो इक्वेशन आ जाएंगे, x y सॉल्व करिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां तो हमने कुछ करा ही नहीं, कोई बैलेंसिंग नहीं, कुछ नहीं,
सीधे देखा ये एटम कंजर्व है, एक इक्वेशन बनाई, हो गया काम। जब भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ध्यान ये रखना है, लेट द वेट ऑफ द मिक्सचर इज 100 ग्राम, एक को आपने x माना, दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.8 ग्राम KClO3 is heated for some time। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग टाइम करा था, लेकिन दिस इज फॉर सम टाइम, यानी पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ है। द वेट लॉस वाज 0.192 ग्राम। Calculate the percentage decomposition of KClO3। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं और POAC का यूज करते हैं। KClO3 gives KCl प्लस ऑक्सीजन। ये मैंने 9.8 इसके ऊपर लिख लिया, मान लेते हैं x ग्राम यहाँ डिकम्पोज हुआ, 9.8 नहीं डिकम्पोज हुआ, मान लेते हैं x ग्राम। और ये वेट लॉस किसकी वजह से हुआ होगा? ऑक्सीजन के निकलने की वजह से हुआ होगा। तो यानी ये वेट इनडायरेक्ट वे में किसका दे रखा है? ये तो ऑक्सीजन का दे रखा है। और जब इतनी ऑक्सीजन हमारी बन रही है, यानी जो वेट लॉस हो रहा है वो ऑक्सीजन के निकलने की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए कितने ग्राम KClO3 को डिकम्पोज होना पड़ा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर POAC किसके लिए लगाओगे? POAC फॉर O एटम कितना हो जाएगा? 3 इंटू x अपॉन 122.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.192 अपॉन 32, राइट। अब जरा इसको हम करते हैं, 3 से ये करा तो 0.064, इसको इधर ले गए तो x इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं 245, इसको 64 रखते हैं, इंटू 10⁻³ रखते हैं, अपॉन 32 से ये कट गया, 2 आ गया, और ये 245 से 490.49 ग्राम, यानी ये हमारा कितना आ गया? 0.49 ग्राम KClO3 डिकम्पोज हो गया। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब हमें क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ KClO3 डिकम्पोज्ड। कितना हुआ? 0.49 हुआ अपॉन 9.8 हुआ इंटू 100 हुआ। ये पॉइंट और ये पॉइंट रिमूव करोगे, नीचे 10 आ जाएगा, 49 2 जा दिस वन, 1010 आर कैंसल आउट, आंसर इज 5%। आंसर इज 5%। तो इस तरीके से POAC की, ये मैंने POAC का यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स कर, कोई सी भी प्रॉब्लम, इससे आसानी आएंगी प्रॉब्लम, इससे मुश्किल नहीं आने जा रहा है, इससे काफी आसान आएंगी। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें POAC कैसे अप्लाई करनी, और इससे हमारी प्रॉब्लम बिना बैलेंसिंग के कैसे सॉल्व हो जाती है, मल्टी स्टेप की रिएक्शन में हमें किस तरीके से इसे यूज करना है। तो बेसिकली ये एनसीईआरटी का तो पार्ट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो वहां आप अपना टाइम बचा पाएंगे और लोगों से आगे बढ़ेंगे। ये कंपटीशन मालूम पड़ा किसी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट लग रहे थे, वो 30 सेकंड में हो गया,
तो आप 3 क्वेश्चन और कर देंगे ना, 3 क्वेश्चन उसी 2 मिनट में और कर देंगे तो औरों से आगे निकल जाएंगे, पेपर नहीं छूटेगा। तो ये सारी बातें हमें सीखनी है और इस पे जो सीरीज चल रही है आपको ऐसी ही मस्त मस्त चीजें आपको सिखाई जाएगी, ऐसी ही चीजें आपको मिलेंगी, हर टीचर आपको ऐसी ऐसी चीजें देता रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस पर बने रहिए और कोई भी वीडियो लास्ट तक देखिए। थैंक यू सो मच।